हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है ना, बड़ा प्यारा सा सेशन होने वाला है और एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एंटर कर चुके हैं आपके अपने प्यारे से परिवार ओपन स्टडी में। आज की जो क्लास होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो हमारा ग्रामर वाला सेक्शन होता है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप इस टॉपिक को वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक्स भी कह सकते हो। हालांकि इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो एडवांस लेवल की होंगी, जो अच्छे लेवल की होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पार्ट यानी कि लगभग 70% पार्ट इसका बड़ा आसान और इजी सा होता है, आराम से समझ में आ जाता है। और इसके अंदर जो भी हम सीखते हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर होते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी हम लोग जो चीजें सीखते हैं 70% वो सारी की सारी चीजें हमारे ग्रामर के फंडामेंटल से रिलेट करते हैं, यानी कि बेसिक चीजों से रिलेट करते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले या जो शुरुआती चैप्टर्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ऐड करना पड़ता है। तो आज का जो सेशन है वो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम पूरा जो कुछ भी है, आप देखो पूरा का पूरा चैप्टर एक क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे। आपको भी पता है कि एक चैप्टर को हम डिवाइड करके ही अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो एक क्लास में जितना भी पार्ट हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का डिस्कस करेंगे, है ना, जो कुछ भी मैं आपको सिखाऊंगा सारा का सारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो भाई बिल्कुल बेसिक से और शुरू से करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो क्लासेस मैं आपको देता हूं ना, इंग्लिश की फाउंडेशन क्लासेस में क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से हर छोटी चीज को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और जो कुछ भी इंग्लिश के अंदर होता है हाईएस्ट लेवल का जो आपके एग्जाम में हिट मारेगा, चाहे वो मेंस एग्जाम क्यों ना हो, उससे भी अपर लेवल की चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब लेवल आपका जीरो से उठा के हाईएस्ट लेवल तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि पूरा पढ़ना है, ए टू जेड पढ़ना है, हर छोटी चीज हर बड़ी चीज, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक तरीके से आप लोगों का डेमो क्लास भी हो जाएगा, चीजें भी समझ में आएंगी। और डेमो क्लास जैसा हम लोग अलग से कुछ नहीं कराते, सीधे जो क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूं वही आपका डेमो है। क्योंकि जो चीज आप रियलिटी देखोगे तभी आप मेरे पे भरोसा करोगे। जो चीज मैं आपको डेमो क्लास में दे रहा हूं वही चीज आपको मैं कहां पे दूंगा, यही चीज आपके कोर्स में भी रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी को भाई गुड आफ्टरनून, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। हाँ, बहुत अच्छे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है, समझ लेते हैं। ये तो आपका टॉपिक है, ठीक है। और चाहो तो यहां पे लिख लीजिएगा पार्ट 1 ऐसे करके, ठीक है। पार्ट 1 में जो कुछ भी आप पढ़ोगे आज की क्लास में, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का दूसरा नाम होता है सिंटेक्स। एक चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सिंटेक्स एक चैप्टर का नाम होता है। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो उसको सिंटेक्स बोलोगे, या फिर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहां से आया, इसकी शुरुआत कहां से हुई, थोड़ा सा उस पर नजर मार लेते हैं। देखो, ये जो वर्ब का पार्ट होता है ना, वर्ब, हालांकि वर्ब का पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने आप में, तो हम पूरा वर्ब यहां पे एलेबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि वर्ब का अलग से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं वर्ब की। उसके अंदर मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है, तो वहां पे वर्ब की छोटी छोटी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं वर्ब के अंदर कुछ चीजें बता रहा हूं। जैसे दो टाइप की वर्ब होती है, ठीक है मेरे भाई। जरा बेसिक से, मतलब बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे चीजों को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके, ठीक है ना। चीजों को बेसिक से लेके चलते हैं। यहाँ पे दो टाइप की वर्ब होती है। एक वर्ब होती है मेरे प्यारे साथियों फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कौन सी होती है, फाइनाइट। और एक होती है आपकी नॉन फाइनाइट। दो टाइप की वर्ब होती है, ठीक है। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों ही आपको पढ़नी है। तो मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब जो आप पढ़ोगे ना, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। फाइनाइट वर्ब के अंदर आप क्या पढ़ोगे, तो देखो फाइनाइट वर्ब के अंदर आप दो चैप्टर्स पढ़ते हैं। एक तो आप पढ़ते हो मेरे भाई टेंस, ठीक है। और दूसरा आप पढ़ते हो क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दूसरा जो चैप्टर है वो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो सिंटेक्स, ठीक है। सिंटेक्स भी कह सकते हो। ये सिंटेक्स जो चैप्टर होता है ना, वो भी यही होता है, सेम होती है दोनों चीजें। और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, नॉन फाइनाइट के अंदर आपको पता ही है कि जेरेंड, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव,
और इन्फिनिटिव, ठीक है ना। ये इस तरह की जो चीजें होती है वो हम लोग कहां पे पढ़ते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर पढ़ते हैं। इन सारी चीजों को आप एक बॉक्स के अंदर, अलग अलग बॉक्सेस के अंदर बंद कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया रहे कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है ना। हाँ जी, ये फाइनाइट वर्ब के अंदर जो चैप्टर्स आते हैं वो आपका टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। अब इसमें जो है और भी वर्ब के अलग अलग सेक्शन होते हैं। बेसिक वर्ब के अंदर अलग अलग और भी पार्ट होता है भाई, वर्ब का बहुत बड़ा पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि लगभग अगर पूरा वर्ब पढ़ोगे तो आपको कम से कम 2 महीने चाहिए। मतलब आधे से ज्यादा ग्रामर वर्ब ही है, आधे से ज्यादा ग्रामर का जो पार्ट है वो वर्ब ही है, क्योंकि बिना वर्ब के हम कुछ नहीं कर सकते। वर्ब का रोल क्या होता है, देखो यहां पे वर्ब की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो समझ लो। वर्ब होती क्या है, वर्ब एक तरीके से ना हर्ट होता है एक सेंटेंस का, क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, अभी आपको वर्ब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर वर्ब का रोल क्या होता है सेंटेंस के अंदर वो आपको पढ़ना है, क्योंकि सेंटेंस के अंदर जो चीज होती है ना, जो मेन चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो आपकी वर्ब ही होती है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्ब की डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन यहां पे आप लिख सकते हो कि वर्ब इज द हर्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का क्या होता है, हर्ट होता है एक तरीके से। यानी कि आप उसमें से दिल निकाल दो तो उस सेंटेंस में कुछ नहीं बनेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि विदाउट अ वर्ब वी कांट मेक इवन अ सिंगल सेंटेंस। हम एक छोटा सा सेंटेंस भी नहीं बना सकते बिना वर्ब के, ठीक है। यानी कि बिना वर्ब के यहां पे आप एक चीज लिख सकते हो, विदाउट विदाउट वर्ब वी कांट क्रिएट इवन अ सिंगल सेंटेंस। ये है इसका बहुत बड़ा रोला। यानी कि अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है, समझ लो वो सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस की डेफिनेशन ही यहां से आती है कि जिसके अंदर वर्ब है वही सेंटेंस है, जिसके अंदर वर्ब नहीं है सेंटेंस नहीं है। भाई बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। तो एक तरीके से यहां पे जो हर्ट मैंने लिखा है ना, हर्ट का मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। तो यहां से हम एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, यहां से हम एक डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। किसकी डेफिनेशन, सेंटेंस की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। हम सेंटेंस की डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं मेरे भाई कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रोल है वो सेंटेंस के अंदर ही होता है। तो हम सबसे पहले अभी सेंटेंस की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेंटेंस के। भाई वर्ब कहां लगेगी, सेंटेंस के अंदर ही तो लगेगी। तो भाई पहले सेंटेंस की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी की चीजों की भी बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है मेरे भाई। क्या, देखो यहां पे सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एक सेंटेंस की बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले ऊपर एक हेडिंग बनाओगे आप, छोटी सी बड़ी प्यारी सी, सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है इस पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीजों पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कहां से बना सेंटेंस, कैसे बनता है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, बाकी की चीजों पे भी चर्चा करेंगे। इससे बैकवर्ड भी अभी हमें जाना है। जिस व्यक्ति का, जिस बच्चे का अगर बहुत ज्यादा बेसिक खराब है कि उसको बहुत छोटी छोटी भी चीजें नहीं आती हैं, तो उसको अभी बेसिक क्लासेस भी मिलेंगी, यानी कि इससे भी बेसिक क्लासेस मिलेंगी, फंडामेंटल क्लासेस भी मिलेंगी। आपको बहुत बैक में लेके जाऊंगा, माइनस में लेके जाऊंगा, वहां से उठा के लेके आऊंगा। फिलहाल का जो क्लास का जो चैप्टर, आज का जो चैप्टर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेंटेंस क्या होता है, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिना वर्ब के हम एक सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेंटेंस की डेफिनेशन तो यहां लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखोगे तो यही आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बट एक्चुअली आप इस तरह की डेफिनेशन रखने से अच्छा है कि आप एक चीज समझ लो, जिसमें वर्ब नहीं है वो सेंटेंस नहीं है, और जिसमें वर्ब है वो सेंटेंस है। तो समझ लो भाई, सेंटेंस की डेफिनेशन वैसे तो वो होती है वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट
सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, देखो सेंटेंस के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। हाँ, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। किसी भी चीज की डेफिनेशन हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती है कि बताइए सेंटेंस की डेफिनेशन, वर्ड की डेफिनेशन, फलाने नाउन की डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। हां, लेकिन किसी के नाम से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताइए, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है बताइए, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है ये बताइए, इस सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या है ये बताइए, इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में इस वाले वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से सवाल जरूर पूछा जाता है, ठीक है। वो चीज मैं यहां पे सिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर वे चीजें मैं आपको यहां पे सिखा रहा हूं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देखो सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, इसमें सब कुछ होता है, इसमें क्या होता है, सब कुछ होता है, ऑल इन वन, यानी कि एक ही चीज के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, रोहन, रोहन, ठीक है, रोहन हैज फिनिश्ड Rohan has finished his homework. His homework on time. मान लो इतना सब कुछ यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो आप एक बात बताओगे कि इसमें कितनी चीजें हैं, बताओ इसमें कितनी चीजें हैं। पहली चीज रोहन है, दूसरी चीज हैज है, तीसरी चीज फिनिश्ड है, चौथी चीज हैज हिज है, होमवर्क है, ऑन टाइम है, सब कुछ है यहां पे। अब बात कर लेते हैं इनके अलावा भी देखोगे, तो यहां पे देखोगे रोहन अलग चीज है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी का सब कुछ अलग है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या चीज है, ये सेंटेंस है। ये क्या चीज है भैया, सेंटेंस है। मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि इसके अंदर जो मैं चीजें बता रहा हूं पहले उनको तो समझ लो। यहां पे आप देखोगे कि सर रोहन क्या है, रोहन क्या है, मैं बता दूं अभी कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। भाई सिंपल सी चीज मैं यहां पे बताऊं कि सब्जेक्ट की जगह पर आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो एक नाउन यूज कर सकते हो या फिर एक प्रोनाउन यूज कर सकते हो, या तो एक नाउन यूज कर सकते हो या प्रोनाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और प्रेडिकेट के अंदर सब कुछ आ जाता है, ऑल इन वन, मतलब इसमें सब कुछ होगा, जैसे सब कुछ मिला के पूरा का पूरा, सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के यहां पे जो रोहन है वो क्या है, नाउन है, और ये हमारा सब्जेक्ट है इस पूरे सेंटेंस का। सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या होता है जी, प्रेडिकेट होता है। यहां से हटाओ, सबसे पहले यहां पे लिखो कि ये सब्जेक्ट है, नहीं यहां पे मत लिखो, यहां पे लिखो ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट है, और इसको छोड़ के पूरा का पूरा पार्ट हमारा क्या है जी, प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या है जी, प्रेडिकेट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में और प्रेडिकेट क्या है, इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ जी, यहां से यहां तक ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, सिंपल। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। तो यहां पे जो रोहन है ये क्या है जी, नाउन है, रोहन क्या है जी, नाउन है, ठीक है। हैज क्या है जी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। फिनिश्ड क्या है जी, आपकी मेन वर्ब है। हिज क्या है जी, आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब इन सब चीजों के बारे में मत पकड़ने बैठ जाना, अभी आपके मतलब की चीज नहीं आ रही है, अभी आपको जो टॉपिक के अंदर की चीजें हैं वो अभी सिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ बेसिक चीजें और बेसिक चीजें बता रहा हूं। और अगर किसी को ये नहीं पता सर ये हिज नहीं समझ में आया या हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, इनके अलग से सेशंस होंगे। अभी एडजेक्टिव टॉपिक में अलग से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, उसमें सब कुछ लिखा होगा, ठीक है। होमवर्क क्या है जी, ये आपका नाउन है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव का ऑब्जेक्ट है। आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, या फिर ये कह सकते हैं यहां पे नाउन है, ठीक है। ये क्या है जी, आपका नाउन है,
ठीक है। और ये जो नाउन है ये पूरा मिला के यहां से यहां तक इस पूरे को मिला के ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका, मेन वर्ब का। ठीक है। अच्छा, ऑन टाइम क्या है जी, ऑन टाइम जो है पूरा का पूरा एडवर्ब है यहां से यहां तक, लेकिन ऑन क्या है जी, ये प्रेपोजिशन है। टाइम क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट है। अगर एनालिसिस देखोगे ना एक सेंटेंस के अंदर, तो इतनी चीजें निकल के आएंगी कि भैया इस हर एक वर्ड का अगर मैं एनालिसिस करूं, हर एक वर्ड का अगर एनालिसिस करूं तो क्या क्या निकल के आता है। देखो, होमवर्क आपका नाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, इन दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा पूरा का पूरा। मतलब उसने क्या कंप्लीट किया है, हिज होमवर्क। तो हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट है फिनिश्ड का, फिनिश्ड मेन वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, रोहन नाउन है। ऑन टाइम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऑन टाइम क्या है आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, और ऑन टाइम के अंदर भी ऑन प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। यहां पे ये बात ध्यान रखना, ये जो टाइम है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आता है मैं अभी अभी बताता हूं आपको। यानी कि अब आ जाता है एक और सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये तो रहा कंप्लीट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब और डीप अगर जाना चाहते हो, लेकिन एक होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, एक होता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यहां पे लिख लेना सेंटेंस, यहां पे एक और सेंटेंस लिखना। ठीक है, हाँ, और एक सेंटेंस के यहां पे टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि मेरा जो सेंटेंस का पार्ट होगा ना वो मैं आपको अलग से बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ाऊंगा। बेसिक्स ऑफ ग्रामर वाली जो क्लास होगी उसमें सारी की सारी चीजें बड़ी बेसिक से, कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, वर्डमाला क्या होती है, अल्फाबेट, और आपका फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे सवाल बनते हैं, सारा कुछ बताऊंगा बेसिक्स ऑफ ग्रामर वाली क्लास में। फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे एक बेसिक स्ट्रक्चर या फिर जनरल स्ट्रक्चर। यहां पे लिख लो एक जनरल स्ट्रक्चर। एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका मेरे भाई, सेंटेंस का। सेंटेंस का एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है वो यहां पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आता है जी उसके अंदर सब्जेक्ट, फिर आती है जी भैया वहां पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है जी हमारा मेन वर्ब, उसके बाद आता है जी हमारा ऑब्जेक्ट। ये एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो ज्यादातर चीजों में इस्तेमाल में लाया जाता है, मतलब जनरल स्ट्रक्चर है, इंपेरेटिव टाइप, वो असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, अब ये चीज क्यों बता रहा हूं, यहां से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहां से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई। तो आप यहां पे देखोगे सब्जेक्ट जो है ना, ये इसकी जगह पर आप दो चीजें इस्तेमाल में ला सकते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। अभी मैं आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हर एक छोटी चीज बताऊंगा कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं, हर एक चीज। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में बहुत सारी क्लासेस चलने वाली हैं, बहुत सारी, मतलब लगभग 5-6-7 क्लास चल सकती है, 5-6 क्लास तो चल जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, इसको आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हो। मेन वर्ब आपका एक्शन होता है, ठीक है, ये इसकी हेल्प करती है। ये टेंस बताती है, ये क्या बताती है भैया, टेंस बताती है कि ये जो एक्शन है ये कौन से टेंस में हो रहा है। और सेम चीज यहां पे जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे भी आप या तो नाउन यूज कर सकते हो या फिर प्रोनाउन यूज कर सकते हो। अब आपको अगर किसी भी सेंटेंस में देखो दोनों को मिला के वर्ब, यहां पे लिख लेना दोनों को मिला के वर्ब। ठीक है, हाँ, इसमें नहीं है कोई बात नहीं, चलो यहां पे ऐसे लिख लेना, ठीक है, यहां पे लिख लेना वर्ब। ठीक है, अब देखो इस पूरे सेंटेंस के अंदर आपने कुछ चीजें देखी, पहले देखा सब्जेक्ट, फिर देखा आपने हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, मेन वर्ब लिखी हुई है, और आगे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, ये क्लास 12 बजे स्टार्ट हो गया था। डेली क्लास का टाइमिंग आपका 11 बजे रहेगा। डेली क्लास का टाइमिंग है मेरे भाई वो 11 बजे है, ओपन स्टडी ऐप पे 11 AM डेली ये क्लास चलती है ओपन स्टडी ऐप पे। ठीक है ना, हाँ, तो समझ लो मेरी बात है। हाँ, अभी फिलहाल इसको मिटा दूंगा, फिलहाल देख लो सब लोग। अब आ जाते हैं कि सर अगर मुझे इस सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज करनी हो, इस सेंटेंस के अंदर क्या यूज करना है मेरे भाई, अगर मुझे वर्ब यूज करनी है तो ऑब्वियसली मैं किसके हिसाब से यूज करूंगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, यानी कि एक चीज यहां से आपको समझ में आती है, एक चीज यहां से आपको समझ में आती है, क्या, वो मैं आपको समझा दूं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब आपको यूज करनी है तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, अकॉर्डिंग
यहां पे चाहो तो पूरी डेफिनेशन लिख लो। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। एक सेंटेंस है और सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पहचान लिया। प्रेडिकेट के अंदर क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सब कुछ मिला के सिर्फ सब्जेक्ट को छोड़ के पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे मैंने बता रखी हैं कि जो वर्ब होती है सेंटेंस के अंदर, चाहे वो अकेली मेन वर्ब हो, अकेली मेन वर्ब भी आ सकती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों आ सकती हैं। ठीक है, अकेली मेन वर्ब आ रही है तो भी आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज करना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको सब्जेक्ट के हिसाब से ही यूज करना है। यानी कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहां पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे एक चीज और बता देता हूं कि आपके इसी में बता दूं, यहां पे बता दूं, जगह होगी। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर अगर मुझे वर्ब यूज करनी है, तो भाई सेंटेंस के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसा सब्जेक्ट आप सेंटेंस में देख रहे हो, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हमारे सेंटेंस की वर्ब होगी। ठीक है, जैसा सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा वैसी हमारे सेंटेंस की वर्ब होगी। सिंपल सी चीज, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। यानी कि अगर मान लो आपका सब्जेक्ट मेरे भाई कैसा है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है, बताओ कैसा है? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, मान लो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी फिर कैसी होगी भैया? सिंगुलर होगी। ठीक है, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी भाई? प्लूरल होगी। इसमें जगह नहीं है, जगह बनाता हूं, रुको। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है जी? सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। बस सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? ये नंबर होते हैं दो। सिंगुलर मतलब सिंगल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये आपका सेंटेंस है और ये भी आपका सेंटेंस है। ठीक है, हाँ जी, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ठीक है। अब यहां पे मैं जो अभी एक चीज बता रहा था वो क्या होता है, देखो। अभी मैं एक चीज बता रहा था आप लोगों को, इसकी जगह पे भी आप क्या करोगे? ठीक है, मैं एक चीज बता रहा था नंबर के बारे में, कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। इसको मिटा के यहां पे लिख दो। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब होता है सिंगल, एक, यानी कि एक वचन। ठीक है, अगर कोई एक व्यक्ति है तो सिंगुलर, और प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा। प्लूरल मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी कि बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, ऐसे करके समझ गए मेरी बात? बहुत सिंपल सी चीज है। चलो, तो अभी तक आपने क्या सीखा, फटाफट से मुझे बताओ। अभी तक आपने सीखा कि सब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रेडिकेट के अंदर सब कुछ आ जाता है। फिर आते हैं सेंटेंस का एक जनरल स्ट्रक्चर, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस के अंदर वर्ब जो भी आप यूज करोगे वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, यही होता है पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर यही होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, बस ये है आपका। अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट की एक्सरसाइज करनी है तो मैं आपको वो भी करा दूंगा,
मान लो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताओ सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैंने कहा कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट। इस सेंटेंस के अंदर बताओ। तो देखो, द डॉग ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आर पेरेंट्स ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। द सन ये आपका क्या हो जाएगा जी, सब्जेक्ट। और क्लेपत्रा ये क्या है, क्लियोपात्रा वॉज द क्वीन। क्लियोपात्रा किसी का नाम होगा, ठीक है। द फूड ये आपका सब्जेक्ट हो गया। द गाउन आपका सब्जेक्ट हो गया। माई टीचर सब्जेक्ट हो गया। माई मदर सब्जेक्ट हो गया। बाकी पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये प्रेडिकेट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है जी। अब मैं हर एक के नीचे सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना लिखूं, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं। कैसे, देखो, इसका मतलब है प्रेडिकेट और इसका मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है जी। ऐसे समझ लेना, इसका मतलब है सब्जेक्ट और इसका मतलब है प्रेडिकेट। जो बॉक्स में बंद है वो प्रेडिकेट है और जो अंडरलाइंड है वो आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है, प्रेडिकेट, ठीक है। बस, बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं इसमें, आसान है। ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, सारा का सारा ये पार्ट यहां से आप समझ लोगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। अब आ जाते हैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। यहां आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से एक बार स्टार्ट होता है, ठीक है जी। यहां से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बार फिर से स्टार्ट होता है। लो भाई, हाँ जी, लो, यहां से आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार फिर से, अभी तक तो मैंने सिर्फ बेसिक पार्ट बताया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे यहां से कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है। सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, फिर से मैं दोबारा से वही चीज थोड़ा सा दोहराऊंगा क्योंकि चीजों की मैं बेसिक से लेके चलता हूं, तो ऑब्वियसली मेरी आदत है कि कोई भी चीज छूटनी ना चाहिए। आप सेंटेंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस क्लास को लास्ट तक देखते रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर शुरुआती कुछ समझ में भी नहीं आ रहा ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो चीजें मैंने बता रखी। अब देखो, सीधे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं भाई। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा ना, वो बेसिक पार्ट सीख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, सब कुछ सीख लिया, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी सेम, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ठीक है, एक फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कह रहा है, यहां पे समझ लेते हैं बात को। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि भाई जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट जैसा सब, ये कॉन्सेप्ट नंबर नहीं है। यहां पे देखो, ये जो चीज हम पढ़ के आए ना, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम इज दिस कि अगर किसी सेंटेंस में मान लो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है और आगे आपको वर्ब लगानी है, ठीक है, आगे आपका ऑब्जेक्ट है और ये चीज आपको पता है ऑलरेडी, ये चीज आपको पता है कि सब्जेक्ट की जगह पर या तो क्या आ सकता है मेरे भाई, या तो आ सकता है नाउन या आ सकता है प्रोनाउन। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो आ सकता है नाउन या आ सकता है प्रोनाउन, और आपको सेंटेंस के अंदर यूज करनी है वर्ब, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ठीक है। इतना तो पता है। तो इस तरह के सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम होगी आपको कब, प्रॉब्लम होगी जब सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट आ जाएंगे। जब एक सेंटेंस के अंदर ना, जब एक सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट होंगे, जैसे मान लो यहां पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, हाँ, और एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एक और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और आगे वर्ब लगी हुई है, और आगे ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ठीक है, और आगे अदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, अदर वर्ड्स लिखे हुए हैं, या कुछ और भी लगा हुआ है। तो अब मुझे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज करनी है मेरे प्यारे चुलबुलो, तो अब ये जो वर्ब होगी वो किसके हिसाब से यूज होगी, क्योंकि इस सेंटेंस में तो दो सब्जेक्ट हैं भैया। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। कौन सी बात है वो समझ लेते हैं।
कौन सी बात का ध्यान रखना है मेरे प्यारे, जरा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे हेडिंग डालो। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 जीरा, इसको हटा दो, यहां पर लिख लो सेंटेंस। ठीक है, जब एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, एक ही सब्जेक्ट है, सिंगल सब्जेक्ट है, आपने वो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दी, दैट्स इट। लेकिन जैसे ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट आ जाते हैं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो आपको भी पता है कि एक सब्जेक्ट की जगह पर या तो एक नाउन यूज होता है या फिर एक प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, मान लिया कि यहां पे एक नाउन है, या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। ठीक है, यहां पे भी एक नाउन या प्रोनाउन कुछ हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों सब्जेक्ट को आप ऐसे ही बिना किसी कंजंक्शन के या बिना किसी प्रपोजिशन के नहीं जोड़ सकते। तो हमने यहां पे एक कंजंक्शन यूज किया एंड, हमने यहां पे कंजंक्शन यूज कर लिया एंड, और अब मैंने यहां से कॉन्सेप्ट बना दिया कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं, आगे मुझे वर्ब लगानी है। तो मेरे प्यारे साथियों, एंड का सिंपल सा मतलब क्या होता है, बात को समझो आंटी, बात को समझो। देखो, एंड का मतलब होता है जोड़ना। तो दोनों सब्जेक्ट को हमने जोड़ दिया, यानी कि एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। एक और एक दोनों हो गए भैया कितने, एक और एक हो गए दो, और दो होता है जी आपका प्लूरल। दो क्या होता है, प्लूरल। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बन गया प्लूरल, आपका जो सब्जेक्ट है जी क्या बन गया, प्लूरल बन गया। ठीक है जी, आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा बन गया जी, प्लूरल बन गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको वर्ब प्लूरल यूज करनी है। बहुत सिंपल सा खेल है ना। यहां पे जो वर्ब है, यहां पे जो वर्ब है वो आपको कैसी यूज करनी है, यहां पे जो वर्ब है वो आपको कैसी यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। यानी कि वर्ब भी आपको कैसी यूज करनी है जी, प्लूरल यूज करनी है। बहुत सिंपल सा खेल है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपको प्लूरल यूज करनी है। क्लियर, चलो आगे। ऑब्जेक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां पे चाहो तो इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, यहां पे चाहो तो डेफिनेशन भी लिख लो। डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, डेफिनेशन को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को यहां पे हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है जी, यहां पे आप लिखोगे इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट, if two subjects are joined or connected, joined with and, with and, if two subjects are joined with and, verb, the verb is used, the verb is used plural। ठीक है जी, अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तो वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं जी, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो भैया, जैसे मैंने यहां पे देखा एक सेंटेंस लिखा हो, देखा रोहन एंड सुजाता, रोहन एंड सुजाता इज ऑब्लिक आर बेस्ट फ्रेंड्स, इज ऑब्लिक आर द बेस्ट फ्रेंड्स। या फिर ऐसे लिख दो आर क्लासमेट्स। ठीक है, हाँ। अब मैंने कहा कि बताइए भाई, इस सेंटेंस के अंदर जो आपने दो वर्ब देखने को यहां पे मिल रही हैं आपको, इज और आर, इन दोनों में से, इन दोनों में से आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, बताओ। इन दोनों में से आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, बताइए फटाफट से। बताओ भाई, जल्दी से बताओ
कि यहाँ पे इज और आर में से क्या आना चाहिए। तो बहुत बच्चों वाली चीज नहीं है ये, बहुत बच्चों वाली चीज नहीं है कि भैया राम या रोहन, रोहन लिख दिया है, ठीक है, हाँ रोहन लिख लेना इसकी जगह, रोहन लिखना। अभी आप देखो ये मत सोचना कि ये बहुत बेसिक पार्ट है। जे मैं अब मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार मेरे से पढ़ रहा है, तो उसको कैसे समझाऊंगा, बहुत छोटी चीज समझानी पड़ेगी। और अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको सब कुछ आता है, तो भाई ये क्लास या तो मिस कर दो या फिर स्पीड में देख लेना, ठीक है, ये चीजों को इग्नोर कर दो, है ना, क्योंकि हर तरह अभी इसी चीज में, इसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी आएंगी। तो यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ठीक है, आर लगाएंगे, ऑब्वियसली दो लोग हैं, ऐसे करके बहुत छोटी छोटी चीजें। अब इसका आ जाता है पार्ट टू। पार्ट टू का मतलब है इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब पहले वाले का ही कॉन्सेप्ट नंबर बी। ये तो आपका पहला वाला हो जाएगा ए, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर ए हो गया, पहले का कॉन्सेप्ट नंबर ए। अब आ जाता है पहले का कॉन्सेप्ट नंबर बी, ये बड़ा मजेदार होगा। देखो भाई यहां पे क्या है कि ठीक है, आपने दो सब्जेक्ट जोड़ लिए, फॉर एग्जाम्पल दो नाउन है, एक नाउन मैंने यहां पे लगा दिया और एक नाउन मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और आगे मैंने लगा दी वर्ब, ठीक है, और आगे आपका लिख दिया ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, ठीक है। ऐसा एक सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसा मैंने एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना दिया और आपसे बोल दिया कि बताइए भाई इस स्ट्रक्चर में अगर मुझे वर्ब लगानी हो तो कैसे लगाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल है। पहली चीज आपको यहां पे करनी है कि कंजंक्शन एंड जोड़ना है, एंड वाला ही, इस कॉन्सेप्ट का नाम ही है एंड, कॉन्सेप्ट का नाम यहां पे लिख लेना भैया एंड, कॉन्सेप्ट का नाम है एंड, कि जब किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वहां पे हम कैसे कैसे वर्ब का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि एक नाउन यहां पे लिखा है, एक नाउन यहां पे, बीच में लगा हुआ है एंड, ठीक है, बीच में लगा हुआ है एंड, और आगे मुझे लगानी है वर्ब। तो क्या करूंगा, सबसे पहले आपको मैंने क्या किया, इसमें कंडीशन रख दी। कंडीशन ये है, कंडीशन सिंपल है कि मैंने इन दोनों को, इस वाले और इस वाले नाउन, इन दोनों को पेयर में यूज कर लिया, पेयर में मतलब एक साथ यूज कर लिया, ठीक है, मैंने दोनों सेंटेंसेस को, दोनों नाउन को क्या कर लिया भाई, पेयर में यूज कर लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्या कर लिया भाई, पेयर में यूज कर लिया, इन दोनों को मैंने यूज कर लिया इन पेयर, पेयर में यूज कर लिया। तो पेयर का मतलब होता है कि जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे ना, जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये सिंगुलर का काम करते हैं, यानी कि एक एक हो जाते हैं, इसीलिए ये दोनों एक हो जाते हैं, तो ये सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक है। तो उसी वजह से यहां पे आप जो वर्ब यूज करते हो ना, यहां पे जो आप वर्ब यूज करते हो, यहां पे आप जो वर्ब यूज करते हो, ये भी आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करनी होती है। यहां पे ये जो वर्ब है ना, ये भी आपको कैसी यूज करनी होती है मेरे भाई, सिंगुलर में यूज करनी होती है, ठीक है जी, समझ गए मेरी बात, कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और उन दोनों को पेयर में यूज किया जा रहा हो, तो उन दोनों को फिर सिंगुलर मान लेते हैं, मतलब दोनों एक का काम करते हैं, वो जुड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको खुद पता करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंस। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेयर वर्ड्स होते हैं जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया मैंने जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, सब लोगों ने कभी ना कभी एक ना एक बार सुना ही होगा, ब्रेड एंड बटर। और जो चीज हमें सबसे ज्यादा सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और जो चीज हमारे दिमाग में बार बार घूम रही होती है, अक्सर उसी में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता है कि तुम्हारे दिमाग से कैसे खेलना है। तो अगर किसी ने ऐसे बोल दिया ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर सोल्ड हियर, तो कुछ लोगों ने क्या कर लिया कि मैंने जैसे बताया उन्होंने रट लिया, रट लिया, रट्टा मार दिया भाई, रट्टा मार दिया। रट्टा मारने वाले अक्सर फेल हो जाते हैं। रट्टा मारना इज प्रोहिबिटेड इन दिस क्लास ऑफ अनिल जादौन, मिस्टर अनिल जादौन। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, क्योंकि रट्टा जितना मारोगे कि पेयर वर्ड्स के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ऐसा अगर आपने रट लिया तो आपके इस तरह के कुछ सवाल हैं जो गलत हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहां पे इज आएगा और आर नहीं आएगा तो आप गलत हो।
आप गलत हो जाओगे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल गलत हो जाओगे। यहां पे आर का ही यूज करना होगा। पहले आप ये तो चेक कर लो कि ये पेयर में यूज हो भी रहे हैं या नहीं, क्या इन दोनों का कोई पेयर बन भी रहा है या नहीं, क्या इन दोनों का कोई पेयर बन भी रहा है कि नहीं, पहले ये तो चेक कर लो। क्या ये दोनों पेयर में यूज हो भी रहे हैं? बिल्कुल नहीं हो रहे। ये पेयर में यूज नहीं हो रहे। सर कैसे पता आपको ये पेयर में यूज नहीं हो रहे? मैं बताता हूं। आगे लिखा हुआ है सोल्ड हियर। सोल्ड जो है ना वो सेल की वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कहां पे यूज होता है जी? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के अंदर इज आर एम के साथ, बी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज करते हैं तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है, और वहां पे वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव का काम करता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों के ऊपर एक एक्शन हो रहा है। मान लो आप जब भी अपने गली मोहल्ले कॉलोनी में एक दुकान होती है, ग्रोसरी स्टोर, जहां पे आपको दूध मक्खन ब्रेड वगैरह सब मिलता है, तो वो लोग लिख देते हैं ऊपर, जैसे कि आपको नहीं पता था कि यहाँ पे सफल मटर मिलता है, तो वहां पे लिख देते ना कि यहाँ पे सफल मटर मिलता है, यहाँ पे पनीर मिलता है, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मिलता है। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर मिलता है का मतलब है यहाँ पर ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं। अगर आपको ब्रेड एंड बटर चाहिए तो आप ले जाओ, लेकिन वहां पे बेचने वाला जो एक्शन है वो पेयर में कभी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे गए तो आपने ब्रेड मांगा, बटर वो अपने आप दे दे कि नहीं बटर आपको लेके जाना पड़ेगा, पेयर में यूज होता है, ग्रामर में पढ़ा था। ऐसा तो नहीं है ना। अगर आपको ब्रेड चाहिए ब्रेड मिल जाएगी, आपको बटर चाहिए तो बटर मिल जाएंगे। ये दोनों अलग अलग यूज हो रहे हैं, यहाँ पे ये अलग अलग यूज हो रहे हैं, ये पेयर में यूज नहीं हो रहे भाई। तो आपको ध्यान रखना, आप लोग जो रट लेते हो ना, ये कभी कभी आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो आगे जो सेंस है ना, आगे कह रहा है कि ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं, तो बेचे जाते हैं तो बेचने के लिए भाई आप अलग अलग बेचोगे ना कि एक साथ बेचोगे। ठीक है, लेकिन खाए जाते हैं अगर किसी, और खाए जाने में भी अलग अलग यूज होते हैं, वो डिपेंड करता है आपने सेंटेंस में उनको यूज कैसे किया है। अगर मैं यहीं पे ऐसे बोल दूं ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर माई फेवरेट फूड और माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट में सबसे ज्यादा ब्रेड एंड बटर खाता हूं, तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अब यहां पर जो ब्रेकफास्ट वर्ड है ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेड, ब्रेड प्लस बटर दोनों को मिला के बना है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ब्रेकफास्ट बनता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेड आपने सुबह खाए शाम को बटर खाओगे, वो ब्रेकफास्ट कहां हुआ। ब्रेड एंड बटर का मतलब है कि आपने ब्रेड खाए, अलग अलग नहीं, एक साथ आपने ब्रेड और बटर, इसको प्लस इसको दोनों को जोड़ दिया, यानी कि अब ये पेयर में यूज हो रहे हैं, अब ये पेयर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये एक ही है, दोनों चीज एक ही है। ब्रेड लिया आपने, उसमें बटर लगाया, उसको खा लिया, तो अब पता कैसे चलेगा कि सर ये आपको यहां से पता चलेगा। आगे जो लिखा है ना यहां, ये है आपका हिंट, यहां से पता चलेगा। ब्रेकफास्ट में आप दोनों ही चीजें एक साथ यूज करोगे, अलग अलग यूज नहीं कर सकते, लेकिन बेचने के लिए आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, एक साथ जरूरी नहीं है। तो यहां से आपको हिंट मिल रही है कि ये जो मेरा ब्रेकफास्ट है ना, वो है फेवरेट ब्रेकफास्ट है, माय ब्रेकफास्ट, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट लिखना था यार इसमें। ठीक है, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। अब यहां पे आप वर्ब लगाओगे सिंगुलर, क्योंकि यहां पे सिंगुलर वर्ब आएगी, यहां पे आर नहीं आएगा, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट जो है वो सिंगुलर नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है ना, ये हिंट है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेड भी होगा और बटर भी होगा। तो याद रखना कि जब कोई दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो पेयर में यूज हो रहे हों, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप ये कह सकते हो आप ये कह सकते हो कि पेयर वर्ड्स के साथ आप वर्ब सिंगुलर यूज करोगे। ठीक है, यहां से इन सबको हटा दो। ठीक है, और रट्टा बिल्कुल भी मत मारना, यहां पे मैं कुछ पेयर वर्ड्स लिखा रहा हूं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ पेयर वर्ड्स लिखा रहा हूं, जैसे एक तो ब्रेड एंड बटर होता है, एक तो ब्रेड एंड बटर होता ही है, बहुत सारे होते हैं, याद रखना, ये मत सोचना। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, ये आपका एक पेयर वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही आपका हॉर्स एंड कैरीज होता है, ठीक है। ऐसे ही हैमर एंड नेल होता है, ठीक है। ऐसे ही राइस एंड करी होता है। अब राइस एंड करी की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, राजमा चावल कर सकते हो, आप कड़ी चावल कर सकते हो, एग एंड करी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, राइस एंड एग कर सकते हो, है ना, मिल्क एंड ब्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना आगे सेंस भी पेयर का होना चाहिए। सम एंड सब्सटेंसेस, सम एंड सब्सटेंसेस, सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस होता है, ठीक है। और आपका बहुत सारे वर्ड्स होते हैं यार यहाँ पे, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। टाइम एंड टाइड होता है, टाइम एंड टाइड होता है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे लिख लो अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। ईटीसी, हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। ईटीसी आपने लगा लिया, हंड्रेड्स ऑफ मतलब 100 से भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। 100 200 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, आप कितने भी बना सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारे के सारे क्या हैं जी, पेयर वर्ड्स हैं, इनको आप क्या कहोगे, ये सारे के सारे पेयर वर्ड्स हैं, ठीक है ना। और जब ये पेयर वर्ड्स होते हैं, मतलब इनको जब पेयर में यूज करा जाता है, तो ये कैसे होते हैं जी, यहाँ पे सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं तो फिर इनके साथ में जो वर्ब आप यूज करते हो जी, वो कैसे यूज करते हैं, वर्ब भी इनके साथ कैसे यूज करते हो जी, वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। देखने में ऐसा लगेगा कि ये प्लूरल है, बट आपको कैसे यूज करना है जी, सिंगुलर में, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट, इसके बाद आता है आपका थर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। थर्ड कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट नंबर, मतलब कॉन्सेप्ट नंबर एक है, कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट नंबर वन का अभी ये सी टाइप है, सी मतलब सी, ठीक है ना। हाँ, ए हो गया, बी हो गया, अब सी की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल का है, इंपॉर्टेंट प्लस कंफ्यूजिंग, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, कंफ्यूजिंग। इसमें थ्योरी नहीं होगी, इसमें सीधे एग्जाम्पल लिखना होता है और एग्जाम्पल से ही उस चीज को समझना होता है। कि फिर से मैं आपको कहूंगा कि एक सेंटेंस के अंदर जब तक एक सब्जेक्ट होगा आपको दिक्कत नहीं होगी वर्ब यूज करने में, दिक्कत होगी तब जब एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे और उनके बीच में कंडीशन होगी मेरे भाई, उनके बीच में कंडीशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि एक सेंटेंस के अंदर मान लो मैंने एक नाउन लगा दिया, ठीक है, और फिर से मैंने एक नाउन लगा दिया, ठीक है, फिर से मैंने एक नाउन लिख दिया, दो नाउन हो गए। आगे अब मुझे यहां पे लगानी है वर्ब, ठीक है। आगे आपका कुछ भी हो सकता है, अदर वर्ड्स, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड्स में कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक चीज देखी, ये क्या चीज है बताओ, ये एक सेंटेंस है, ये क्या चीज है मेरे भाई, ये एक सेंटेंस का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस के अंदर मुझे वर्ब यूज करनी है, लेकिन दो नाउन को मैंने एंड से फिर से जोड़ दिया। मैंने यहां पे क्या लगा दिया जी, एंड लगा दिया, ठीक है, यहां पे मैंने एंड लगा दिया, ठीक है। एंड के साथ दो सब्जेक्ट जोड़ दिए, यानी कि दो नाउन जोड़ दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां पे मैंने एक डिटर्मिनर यूज कर लिया और यहां पे मैंने एक डिटर्मिनर यूज नहीं किया है, ठीक है। देखो यहां पे डी लिख देता हूं, डी मतलब डिटर्मिनर, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया डी। अब देखो डी क्या होता है, डी यहां पे लिख दिया और यहां पे मैंने डी नहीं लिखा,
अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा तसल्ली रखो भाई, थोड़ा तसल्ली रखो। यहां पे मैंने डी लिख दिया, ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, हाँ जी। और एक सेम सिचुएशन यहां पे मैंने दोबारा से जनरेट कर दी, सेम सिचुएशन कि भाई एक नाउन है और एक नाउन यहां पे है और आगे आपको लगानी है वर्ब, आगे आपके लिखे हुए हैं अदर वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से वही सेम सिचुएशन यहां पे भी जनरेट करेंगे हम। यहां पे भी वही करना है, क्या करना है भैया, एंड लगाना है सबसे पहले आपको। फिर यहां पे आपको क्या करना है जी, प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर यहां पे आप डी लिख दीजिए, ठीक है ना, हाँ। और यहां पे भी आप डी लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो डी को समझो कि डी क्या होता है। देखो डी इज इक्वल टू, पहले तो समझो कि डी क्या चीज है। डी इज इक्वल, पहले डी को समझो, व्हाट इज डी। डी का मतलब क्या होता है, बड़ा बेसिक से हर एक चीज को समझा रहा हूं मेरे भाई। डी का मतलब होता है जी डिटर्मिनर्स, ठीक है। डी का मतलब होता है जी डिटर्मिनर्स। अच्छा, डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं वो यहां पे लिखा देता हूं, ठीक है। डिटर्मिनर्स में क्या क्या आता है जी, देखो एक तो आपके सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है, पूरा लिख दो पॉजिटिव एडजेक्टिव। सर पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं जरा समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे भाई, क्यों नहीं समझाएंगे, मेरी एक बात बताओ, क्यों नहीं समझाएंगे। जो चीज समझने वाली है, जो समझाने वाली है, सीखने ही तो आए हो, मैं सिखाऊंगा। डिटर्मिनर्स में कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माई हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया, वंस हो गया, ठीक है। ये सब होते हैं आपके डिटर्मिनर्स में। एक तो ये हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, साथ के साथ इसमें एक और चीज होती है, इसमें और भी एक और चीज होती है। कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, साथ के साथ इसमें एक और चीज होती है, आर्टिकल। आर्टिकल भी होते हैं, जैसे आर्टिकल्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं भैया आर्टिकल बताओ। वो पॉलिटी वाले आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल ए, एन और द, ये। फिलहाल डिटर्मिनर्स में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि मच, मैनी, ठीक है, और आपका लिटिल, एक तरीके से डिटर्मिनर का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। अदर, एनदर, एनी अदर, ये सब भी आपके डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है डी का मतलब होता है डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स में क्या क्या आता है भैया, पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं आपके और आर्टिकल आते हैं, ठीक है। ये दो चीजें पढ़नी है अभी, क्योंकि इन्हीं दोनों चीजों का काम आपको यहाँ पे पढ़ने वाला है। अब यहां से मैंने ना दो कंडीशन तैयार कर दी, एक कंडीशन 1 और एक कंडीशन 2। अब दो कंडीशन बना दी मैंने सेंटेंस के अंदर, बड़ा बेसिक से बड़े अच्छे तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है भाई, दो नाउन एंड से जुड़े हैं। एक नाउन से पहले डिटर्मिनर दे रखा है और दूसरे नाउन से पहले डिटर्मिनर नहीं दे रखा, ठीक है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये नाउन एक ही है, ठीक है, ये नाउन एक ही है, वन सब्जेक्ट, वन नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये वन नाउन यानी कि एक ही नाउन है ये, ठीक है। वन नाउन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, या वन सब्जेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। वन सब्जेक्ट, इसका मतलब सिंपल सा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहां पे आप जो वर्ब यूज करोगे ना मेरे भाई, ये जो वर्ब यूज करोगे ये भी आप सिंगुलर यूज करोगे, कहने का मतलब है। और ये दोनों कॉमन नाउन होंगे, ये दोनों कॉमन नाउन होंगे, ठीक है, एक तरीके से कॉमन नाउन होते हैं ये, कॉमन नाउन, ठीक है। यहां पे भी आपका कॉमन नाउन होगा, ठीक है ना, हाँ। तो आगे वर्ब आप सिंगुलर यूज करोगे। और अगर दोनों नाउन से पहले डिटर्मिनर दे रखा है यहां पे भी और यहां पे भी, तो फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे,
ये दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया आपका। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो आगे फिर वर्ब आपको कैसे यूज करनी है जी? प्लूरल यूज करनी है। सर पता कैसे चलेगा? एग्जाम्पल देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। और डिटर्मिनर की जगह क्या आ सकता है, यह मैंने आपको बता ही दिया। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा मेरे भाई, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने यहां पे, माय टीचर, या फिर ऐसे लिख दिया माय फादर एंड, माय फादर एंड टीचर हैज ऑब्लिक हैव कम टू मी। एक सेंटेंस लिख दिया बड़ा मजेदार सा, ठीक है। और अब आपसे मैंने पूछ लिया कि बताओ यहाँ पे जो हैज और हैव है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें से क्या आना चाहिए? तो बहुत सिंपल सी चीज है। पहले तो यहाँ पे एनालाइज करो, ये आपका फादर क्या है जी? नाउन। यहाँ पे टीचर क्या है जी? नाउन। एंड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक डिटर्मिनर है डी, ये हो गया डी, ठीक है। डिटर्मिनर फादर से पहले तो है, लेकिन इससे पहले नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला नाउन और ये वाला नाउन, ये दोनों एक ही है, वन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आगे यहां पे भी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, हैज आना चाहिए। सिंपल सी बात है भाई। फादर से पहले माई है और टीचर से पहले, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पिताजी और टीचर दो लोग हैं, एक से पहले डिटर्मिनर है, दूसरे से पहले नहीं है। इसका मतलब है पिताजी ही टीचर है, वही पिताजी है, वही टीचर है। मेरे पिताजी ही मेरे टीचर है, मतलब वही मुझे पढ़ाते हैं। और अगर यहीं पे, अगर यहीं पे ठीक है, और अगर यहीं पे क्या कर दें भाई, यहीं पे एक और सेंटेंस लिख देता मैं, सेम सेंटेंस, बस यहां पे मैंने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे कर देना है, माय फादर एंड माय टीचर, माय फादर एंड माय टीचर हैज ऑब्लिक हैव कम टू मी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पे क्या है भैया, फादर से पहले माय अलग लगा हुआ है और टीचर से पहले अलग लगा हुआ है, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। तो दोनों अलग अलग हो गए, अब यहाँ पे हैव आएगा, अब यहाँ पे हैज नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है। लेकिन अब ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत सारे करने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि कई बार एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे दो नाउन एक हो ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया द मैनेजर, द मैनेजर एंड डायरेक्टर ऑफ आर कंपनी इज ऑब्लिक आर वेरी नाइस पर्सन, ये वेरी नाइस, ठीक है, वेरी नाइस। मैंने कहा कि बताओ यहां पे इज और आर में से आप क्या लगाना पसंद करोगे? बताओ फटाफट से, और भी सेंटेंसेस लिख रहा हूं जब तक। द पोएट एंड टीचर was oblique were going to दिल्ली, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखता हूं, अ ब्लैक एंड अ वाइट शर्ट इज ऑब्लिक आर बॉट बाय देम। ठीक है, आई सॉ, या फिर अ ब्लैक एंड वाइट काउ was oblique were seen in the field
ठीक है, ऐसे करके सेंटेंस लिख दिया। और देखो, माय टीचर, और ऐसे माय मदर एंड माय मेंटोर। मेंटोर हैज ऑब्लिक हैव रीच्ड। यहां पे मैंने इतने सारे सेंटेंसेस क्यों लिखे हैं पता है? क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, और इस तरह के सेंटेंसेस बिना एग्जांपल के समझ में ही नहीं आते, इस तरह के क्वेश्चन बिना एग्जांपल के समझ में ही नहीं आते। और ये सारी की सारी चीजें ना हाईली एग्जाम ओरिएंटेड चीज सिखा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार हिट करती है और कंफ्यूज करती है, और बहुत सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं। तो बहुत आसानी से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं मेरे भाई, बड़े प्यार से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखोगे ना, एक क्वेश्चन आपका ये रहा, एक सेंटेंस आपका ये रहा। अभी इसमें छोटी छोटी चीजें और भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अभी इसमें बहुत कुछ सिखाने वाला हूं मैं। आप देखो जरा, यहां पे आप देखोगे मेरे भाई, यहां पे आप देखो, सभी लोग फटाफट से इधर देखो, इधर देखो, इधर तो ध्यान मत दिया करो। देखो यहां पे आपने देखा एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। एक तो नाउन आपका ये हो गया मैनेजर, एक आपका नाउन हो गया डायरेक्टर। दो नाउन है। क्या यहां इससे पहले कुछ लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन इससे पहले एक डिटर्मिनर यहां पे लगा हुआ है। ठीक है, इससे पहले एक डिटर्मिनर लगा हुआ है। क्लियर? तो आप देखोगे यहां पे डायरेक्टर और मैनेजर में से डायरेक्टर से पहले कोई वो नहीं है, तो अब यहां पे फिलहाल एक ही बंदा, ये सिंगल पर्सन है, ओनली सिंगल पर्सन। ठीक है, तो यहां पे अब ये सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अब आपको वर्ब कौन सी लगानी है मेरे भाई? अब यहां पे जो आपको वर्ब लगानी है, सिंगुलर लगानी है। ठीक है, दूसरी चीज देखो नीचे वाले सेंटेंस में, कोई दूसरा लेते हैं कलर, ये ले लेते हैं व्हाइट। देखो यहां पे भी फिर से पोइट जो है वो आपका एक नाउन है मेरे भाई, पोइट आपका एक नाउन है। कंजंक्शन एंड के साथ टीचर भी एक नाउन है। और यहां पे आप देखो कि टीचर से पहले भी एक डिटर्मिनर है, और पोइट से पहले भी एक डिटर्मिनर है। ठीक है, तो अब ये कौन हो गए भैया? दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए। देखो दोनों अलग अलग हो गए, यानी कि अब ये वाला नाउन और ये दोनों नाउन, ये दोनों क्या हो गए भाई? अलग अलग हो गए, यानी कि अब ये प्लूरल हो गए। तो जब ये प्लूरल हो गए, तो अब यहां पे वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि यहां पे पोइट अलग हो गए और टीचर अलग हो गए। देखो दोनों से पहले अलग अलग द लगा, इसका मतलब पोइट कोई और है, टीचर कोई और है। द पोइट एंड द टीचर, द पोइट एंड द टीचर मतलब दो लोग हो गए, दो लोग हो गए, आगे वर्ब प्लूरल लगा दो। नीचे वाले में आ जाओ। अब देखो जरूरी नहीं है कि डिटर्मिनर नाउन के साथ लगाओ, हालांकि होते डिटर्मिनर नाउन के लिए ही है। जैसे आप देखोगे यहां पे जो आर्टिकल ए है और यहां पे जो आर्टिकल ए है, ये सर्ट के लिए काम कर रहे हैं, नाउन है यहाँ पे सर्ट। किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे जो नाउन सर्ट है, सर्ट जो नाउन है वो एक ही बार यूज किया गया है, उसके लिए एडजेक्टिव और डिटर्मिनेंट अलग अलग यूज कर लिए हैं एंड से जोड़ के। ठीक है, तो ये आपका कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो ब्लैक और व्हाइट, ये दोनों एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन के लिए काम कर रहे हैं, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव दो अलग अलग है और शर्ट एक ही है, और दोनों से पहले अलग अलग डिटर्मिनर लगा हुआ है। इसका मतलब गलतियां देखो इसमें कितनी है। गलतियां यहां पे एक शर्ट है व्हाइट और एक शर्ट है ब्लैक। अगर दोनों से पहले ए लगा हुआ है, दोनों से पहले ए लगा, तो यहां से ए मत हटा देना। एक काम आपको करना है कि पहली चीज यहां शर्ट में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक और एक दो हो गए भाई, दो शर्ट हो गई। यहां पे क्या, दो शर्ट हो गई, दो शर्ट। यहाँ पे टोटल शर्ट्स कितनी है? दो शर्ट है भाई, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि व्हाइट से पहले अलग ए लगा हुआ है और ब्लैक से पहले अलग ए लगा हुआ है, तो शर्ट्स हो गया और यहाँ पे आर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट्स। नहीं शर्ट्स नहीं, शर्ट्स नहीं होगा, शर्ट होगा बट आर होगा, शर्ट की जगह शर्ट्स नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट आर बॉट बाय देम। ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट इज ऑब्लिक आर ब्रॉट।
ठीक है, तो यहां पे आर हो गया क्योंकि दोनों से पहले अलग अलग ए लगा हुआ है। अब ऐसे नीचे आप देखोगे, यहां पे क्या है कि काउ है नाउन, काउ क्या है, नाउन है आपका, ठीक है। इससे पहले व्हाइट लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले डिटर्मिनर नहीं है कुछ भी। एंड के साथ ब्लैक लगा हुआ है, इससे पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्लैक और व्हाइट, मतलब यही गाय काली है और यही सफेद है। एक ही गाय है, वही काली है, वही सफेद है, ठीक है, ब्लैक एंड। तो यहां पे अब क्या है, वही है, तो भाई यहां पे आपको वॉज लगाना है, वर नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहां पे देखो, माय मदर, मदर से पहले माय लगा हुआ है, मेंटोर से पहले भी माय लगा हुआ है। इसका मतलब दोनों अलग अलग हो गए भाई। जब दोनों अलग अलग हो गए तो फिर यहाँ पे हैव आएगा, ना कि हैज आएगा, हैव रीच्ड होगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन और कैसे हो सकती है वो समझ लेते हैं। देखो कंफ्यूजन कैसे होती है, कंफ्यूजन होती है एक्सेप्शन, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स, थोड़े से आपको कंफ्यूज करने वाले एग्जाम्पल्स देखो कैसे हो सकते हैं मेरे भाई। जैसे यहां पे एक चीज ऐसे मैंने बना दी, किसी ने बोल दिया माय मदर एंड, माय मदर एंड वाइफ, माय मदर एंड वाइफ, माय मदर एंड वाइफ इज ऑब्लिक, सर इज ऑब्लिक छोड़ो, आर लिख देता हूं, आर कमिंग। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया बड़ा छोटा सा ऐसे करके, ठीक है जी। हाँ, तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे मैंने एक सेंटेंस को ए बी सी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए बी सी और नो एरर डी, चार पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया एक सेंटेंस को। अब आपको यह पता करना है कि कौन से पार्ट में गलती है, क्योंकि मैंने आपको इज और आर दो ऑप्शन नहीं दिए इस बार, ऑप्शन मैंने खत्म ही कर दिया, ऑप्शन दिए ही नहीं है मैंने, क्योंकि ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। हाँ, ऑप्शन नहीं दिए मैंने, बताओ आप। माई मदर एंड वाइफ आर कमिंग, तो यहां पे आपका ऑप्शन हो जाता है जी खत्म, ठीक है। मैंने ऑप्शन यहां पे ऑलरेडी आर लगा के दिया है। अब आप ये समझ सकते हैं कि वाइफ होती है जी पत्नी, और माता जी आप जानते हो, माता जी से पहले यहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, बट वाइफ से पहले यहां पे कुछ नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अब काम होना चाहिए कि वाइफ और मदर दोनों एक हो जाए, बट लॉजिकली दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। लॉजिक अगर देखो तो लॉजिक फिट नहीं हो सकता, माँ और वाइफ दोनों एक हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि इलॉजिकल पेयर जब बन जाता है, जो पॉसिबली एक हो ही नहीं सकता, तो उस सिचुएशन में हमें वर्ब पे काम नहीं करना, वर्ब तो फिक्स है, प्लूरल आएगी, वर्ब तो कंपलसरी है कि प्लूरल ही आएगी, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यहां जो वर्ब प्लूरल आ रही है जिस चीज के लिए, उसको यहां पे प्लूरल बनाने के लिए आपको अलग से अपनी तरफ से माई ऐड करना पड़ेगा, और गलती आपके बी वाले पार्ट में होगी। आंसर आपका बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, आंसर आपका बी हो जाएगा, जहां पे वाइफ से पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐड करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में जी, आ रही है बात समझ में आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं भैया। एक और ऐसा ही सेंटेंस हो सकता है, जैसे किसी ने बोल दिया द ताजमहल, द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट, द एंड रेड फोर्ट, ऐसे करके रेड फोर्ट आर ब्यूटीफुल। अब आप एक बात बताओ कि यहां पे ताजमहल ब्यूटीफुल है या रेड फोर्ट। अब यहां पे ताजमहल से पहले तो आपने द लगा दिया, लेकिन रेड फोर्ट से पहले कुछ नहीं लगाया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में देखो, अब दोनों एक तो हो नहीं सकते। यहां किसी ने अगर इज कर दिया तो गलत हो जाएगा, इज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो चीजें हैं अलग अलग, एक तो हो नहीं है, वही ताजमहल वही रेड फोर्ट, ऐसा तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे अलग से, हमें यहाँ पे अलग से अपनी तरफ से क्या करना पड़ेगा जी, द का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से द लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं, एक हो ही नहीं सकती। ब्रदर फादर एक नहीं हो सकते। द डायरेक्टर, द डायरेक्टर, डायरेक्टर
एंड पियोन, एंड पियोन ऑफ दिस कंपनी वॉज ऑब्लिक वर, या वर लिख लो, वर सीन इन द मार्केट, इन द मार्केट। देखो यहां पे भी आप सेम चीज देख पाओगे, यहां पे भी सेम चीज देख पाओगे मेरे भाई। मान लो किसी कंपनी का डायरेक्टर है और उसी कंपनी का चपरासी। एक बात बताओ, किसी भी कंपनी का चपरासी और डायरेक्टर क्या एक हो सकते हैं? क्या ये एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, ये अलग अलग होंगे। यहां पे द लगा हुआ है तो यहां पे भी आपको अलग से द लगाना पड़ेगा, क्योंकि पियोन अलग है भाई, पियोन एक हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां पे द अलग से लगाना पड़ेगा। और गलती जहां पे द ऐड करोगे, ये तो वर सही है, ये वर सही है, यहां पे वॉज मत कर देना वरना तो और ज्यादा गलत हो जाएगा। वॉज तो हो ही नहीं सकता, वर होगा। तो इस तरह से जब पॉसिबली दो नाउन एक हो ही नहीं सकते, वहां पे दोनों को अलग अलग करने के लिए उनसे पहले अलग अलग डिटर्मिनर्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, यहां पे अभी आपका एक कॉन्सेप्ट के 3 पार्ट अलग अलग कंप्लीट हो गए। अब ये मत सोचना कि सर 1 घंटे की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर हुए हैं, छोटी छोटी चीजें, सेंटेंस, प्रेडिकेट, ये सब चीजें आपने सीखी। ठीक है, तो बेसिक चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ठीक है भैया, अब सेकंड कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया कि एक सेंटेंस में आपको वर्ब लगानी है मेरे भाई। एक सेंटेंस के अंदर अगर आपको वर्ब लगानी है, जैसे मान लो ये सेंटेंस है, आपके 2 टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। एक सेंटेंस है, सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ठीक है जी, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा। मान लो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है। एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट जो भी लिखा हुआ है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये जो वर्ब है जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं, ये तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉब्लम आपको आएगी यहाँ पे। प्रॉब्लम कब आएगी आपको? यहाँ पे, जब एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट आपका ये रहा। ठीक है, और आगे लगानी है वर्ब, फिर आगे आपका ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है। और इस सेंटेंस के अंदर ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब इसके अंदर आपको वर्ब लगानी हो तो कैसे लगाओगे भाई? एक सब्जेक्ट है, सॉरी एक सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट है और वर्ब लगानी है आपको, लेकिन उन दोनों सब्जेक्ट की कोई कंडीशन जरूर होती है। कभी भी बिना कंजंक्शन, बिना डिटर्मिनर के एक सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 नाउन नहीं आ सकते। तो उनकी कंडीशन समझो पहले। यहां मैंने अभी कंडीशन नहीं लिखी। कंडीशन क्या है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 सब्जेक्ट है, बताओ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? पहले सर कंडीशन बताओ कि कंडीशन क्या है, इन दोनों को जोड़ा कैसे गया है। जोड़ने की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट आपका नेगेटिव है, एक सब्जेक्ट आपका नेगेटिव है और दूसरा सब्जेक्ट आपका पॉजिटिव है। एक आपका नेगेटिव है और दूसरा कैसा है जी? पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर हो सकता है इधर वाला पॉजिटिव हो और इधर वाला नेगेटिव हो। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, दोनों में से कोई सा भी नेगेटिव और कोई सा भी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो जिसके साथ में नॉट लगा होगा, जैसे मान लो यहां पे नॉट लगा है तो इधर फिर बट लगा होगा, और अगर इधर बट लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो यहां पे नॉट लगा होगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे कर दो, इसको हटा दो, यहां पे कंजंक्शन लगा दो बट, यहां पे कंजंक्शन लगा दो बट। बट बट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, बट जरूर आता है। ठीक है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। इन केस ऑफ नेगेटिव ऐसे लिख लेना, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, इन केस ऑफ
नेगेटिव सब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट, जब सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट जो है नेगेटिव होता है, एक ही नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। हाँ, और एक के साथ नॉट लगा होगा, एक के साथ नॉट नहीं लगा होगा। तो आगे आपको वर्ब जब भी यूज करनी हो, वर्ब, यहां पे जो वर्ब आप यूज करोगे ना, तो वर्ब यूज करते हैं हम लोग, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सब्जेक्ट, द पॉजिटिव सब्जेक्ट। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव सब्जेक्ट, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मान लो इधर नेगेटिव है, ठीक है, और इधर बट लगा हुआ है, तो हमारा जो वर्ब है वो इसके हिसाब से यूज होगा। हमारी जो वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, जिसके साथ बट लगा हुआ है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वहां पे जो आप वर्ब यूज करोगे वो किसके अकॉर्डिंग यूज करोगे भाई, जो आपका पॉजिटिव सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो चलो देख लेते हैं। देखो भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नॉट राहुल बट यू इज ऑब्लिक आर कमिंग विद अस, ना कि राहुल बट यू। या फिर किसी ने बोल दिया, यू बट नॉट राहुल वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है जी। या फिर किसी ने बोल दिया, यू नॉट यू बट आई इज आर एम प्लेइंग द गेम। देखिए भाई, यहां पे कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं मेरे भाई। आपने देखा यहां पे एक राहुल है, ये आपका नाउन है, यहां पे यू आपका प्रोनाउन है। भाई नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये नेगेटिव है तो आगे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव तो आगे नेगेटिव होगा, बड़ा सिंपल है। राहुल के पहले नॉट लगा हुआ, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव है तो जिसके बगल में बट लगा ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि यहां पे भी आपकी जो वर्ब है मेरे भाई वो पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। यहाँ पे जो वर्ब है मेरे भाई वो पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, ठीक है। यहाँ पे भी पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप पॉजिटिव पॉजिटिव आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे यू के साथ बट लगा हुआ है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। यहाँ पे राहुल के साथ नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो आप देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो, एक और नीचे वाले में भी देखो, यहाँ पे जो है यू के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे आई के साथ बट लगा हुआ है यानी कि ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब देखो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। यहां आपके यू के हिसाब से वर्ब आएगी आर। यहां जो पॉजिटिव है वो यू है तो यहां पे भी वर्ब आएगा। अब चाहे यू इसके जस्ट बगल में हो या इसके जस्ट बगल में ना हो, कहीं पे भी हो, जो सब्जेक्ट आपका पॉजिटिव होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगी, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे यहां पे इज और आर और एम में से क्या लगाओगे भाई, नेगेटिव है यू, पॉजिटिव आई, तो आई के हिसाब से इज नहीं आता ना आर आता है, यहां पे एम आएगा। जो बगल में सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, दूर भी हो सकता है, बट जो पॉजिटिव है उसी के हिसाब से वर्ब आएगी। ये है कॉन्सेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव का। यानी कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं, एक नेगेटिव है
और एक पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है वर्ब। ठीक है जी, बताओ कितने लोगों को ये छोटी सी चीज समझ में आई है? बड़ी मजेदार सी छोटी सी चीज है, कितने लोगों को समझ में आई है? बताओ। एक और समझ लेते हैं भैया, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, बड़ा प्यारा सा छोटा सा मजेदार सी चीज है। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखो, अब ये कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है तो सिर्फ थर्ड ही नहीं है, तीन तो पहले वाले में ही है। देखा जाए तो टोटल 5 कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक्स, यानी कि इंट्रोडक्शन बेसिक्स। इतना स्लो और अच्छे तरीके से हम लोग चीजों को समझते हुए चल रहे हैं कि कुछ भी छूटे ना। ठीक है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, टाइम ज्यादा दो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में क्या होता है, कुछ प्रोनाउन होते हैं, सम प्रोनाउंस, जिनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, कुछ यहां पे मैं प्रोनाउन लिख रहा हूं। ठीक है, सम प्रोनाउंस, सम प्रोनाउंस, यहां पे मैं कुछ प्रोनाउंस लिख रहा हूं। ठीक है, और उन प्रोनाउंस को यहां पे ध्यान से सुनना। जैसे एक प्रोनाउन होता है जिसमें एवरी, जैसे एवरी बडी, सम बडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी और एनीबडी। ठीक है जी, हाँ। ऐसे ही अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ऐसे ही चार प्रोनाउन और होते हैं। एक तो एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी हो गया। एवरी, सम और नो के साथ हमने क्या लगा दी, यहां पे बडी लगा दिया। ठीक है, इस बार हम क्या लगाएंगे, बडी की जगह हम यहां पे वन लगा देंगे, तो ये हो जाएंगे चार वर्ड और, जैसे एवरी वन, सम वन, नो वन और एनी वन। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही चार वर्ड और भी होते हैं, अगर इसकी जगह आप थिंग लगा दो, थिंग, तो चार वर्ड और हो जाएंगे, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। ठीक है जी, ये टोटल अगर आप देखोगे तो ये 12 वर्ड्स हैं। आपको देखने में 4 वर्ड्स लग रहे होंगे लेकिन टोटल ये 12 वर्ड्स हैं। ठीक है, कितने, 12। और इसमें से आप देखोगे ये जो है ना शुरुआत के, बडी और वन, यहां पे लिख लो बडी और वन, बडी और वन, ये तो लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, और थिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, थिंग, ये नॉन लिविंग होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है जी, ये आपके कैसे होते हैं जी, नॉन लिविंग होते हैं। अब जो थिंग वाले वर्ड है ये नॉन लिविंग है। अब इनके लिए कंडीशन भी है, याद रखना, ये सारे के सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं। ऑल वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर। ठीक है, ऑल वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर इन नंबर। ठीक है ना, ये सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, और इसीलिए इनके साथ जब आप वर्ब यूज करोगे ना कभी भी, तो वो वर्ब जो है वो आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करोगे। सिंगुलर, ऑलवेज, ऑलवेज यहां पे लिख लो, ऑलवेज मतलब होता है कि नो एक्सेप्शन। ठीक है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं इनका। सेंटेंसेस देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने बोल दिया, अच्छा इसमें एक दो चीजें और भी हैं, एक दो चीजें और भी हैं। ठीक है, देखो बडी और वन जो होते हैं ये लिविंग होते हैं, और थिंग जो होता है ये नॉन लिविंग होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे प्रोनाउन का भी थोड़ा का जो है सीन बन जाता है। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, कि इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं ना बडी और वन के लिए, वो आपको यूज करना है हिज, और इसके लिए यूज करना है इट्स। ठीक है ना, इसके लिए इट्स यूज करना है और इसके लिए हिज। कभी भी देयर यूज मत कर देना गलती से भी।
देयर बिल्कुल भी यूज मत करना। इसके बड़े इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखा रहा हूं कि इनके साथ कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर आए तो आप उसको गलत कर देना, वरना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हिज लगाना है। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। देखो यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखा, एवरीबडी, क्या लिखोगे यहां पे, एक सेंटेंस लिखो, एवरीबडी इज ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक आर डूइंग, ये छोटा सा लग रहा है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसके बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक छोटी सी चीज से, पॉजिटिव एडजेक्टिव से। वर्ब का भी आता है लेकिन आसान क्वेश्चन होगा तो वर्ब से रिलेटेड होगा, और थोड़ा सा सही सवाल होगा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे बड़े छोटी छोटी चीज है, मतलब एक बार में समझ में आ जाएगी, नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है इसका। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एवरीबडी लगा है, वर्ब आपने लगा दी सिंगुलर, साथ के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको लगाना है हिज। ठीक है, यहाँ पे वो जानबूझ के देयर लिख के देगा, आपको क्या करना है, हिज करना है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखो, जैसे नथिंग, नथिंग इज ऑब्लिक आर परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो देखो यहां पे है तो ये लिविंग, नॉन लिविंग, सॉरी ये नॉन लिविंग है, लेकिन इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज ही नहीं किया गया, तो अब इसमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ वर्ब की गलती है, तो वर्ब की गलती है तो इज लगा दो। किसने बोल दिया, समवन, समवन, समवन हैज ऑब्लिक हैव डिड दिस वर्क, किसी ने इस काम को कर दिया है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें दो तीन छोटी छोटी चीजें। पहली चीज समवन लगा हुआ है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। दूसरी चीज यहाँ पे हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डन। ठीक है, हाँ, और बाकी तो कुछ है नहीं है, तो दिस की जगह हिज मत कर देना। ठीक है, तो इस तरह के सवाल यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इस तरह से सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएंगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है, कहाँ कहाँ से सवाल बनता है वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये यहां तक की चीजें आपकी अभी तक क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें चाहो तो एक ट्रिक भी ऐड कर सकते हैं, सेना, सेना, सेना एक, सेना एक ट्रिक हो जाएगी, ये आपकी ट्रिक है, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, सेना, सेना का मतलब तो आप समझ ही रहे हो ना, से एस से सम हो जाएगा, ई से एवरी हो जाएगा, न से नो हो जाएगा, और ए से एनी हो जाएगा, और इन सब के आगे क्या लगा देना है, बडी, वन और थिंग प्लस सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। सेना के साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, बडी, वन और थिंग के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। सेना, सेना से सम, समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, और एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग। इस तरह से आप सारे वर्ड से याद कर सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज है, मजा आएगा सीखने में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक एक ही क्लास में पढ़ा दूं, एक डेढ़ घंटे, या फिर लगातार पढ़ा दूं। लगातार भी पढ़ाया है, आप ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट में जाके देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिस प्लेलिस्ट का नाम है इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट चैप्टर मैराथन क्लासेस, मैराथन क्लासेस कंप्लीट चैप्टर इन वन वीडियो, यानी कि एक प्लेलिस्ट में सारी की सारी ग्रामर की एक चैप्टर एक ही क्लास वाली वीडियोस डाल रखे हैं। वहां पे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 5 घंटे में लगातार फिनिश करा दिया था, और लाइव क्लास में, वो भी देख सकते हैं। चाहो तो आप, ये क्लास है अभी, इसकी कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलेंगी ही आपके कोर्स में। ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे हमारा बैच नंबर स्टार्ट हो चुका है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच। तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच में आप लोग ये क्लासेस रेगुलरली कंटिन्यूसली देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो। ठीक है ना, अब इसका पार्ट 2 या जितने भी नेक्स्ट पार्ट होते हैं,
जो भी नेक्स्ट पार्ट होगा आपका, अब इसके आगे की जो भी नेक्स्ट चीजें होंगी वो सारी की सारी अगली क्लास में आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हाँ जी, अगली क्लास में इसका बचा हुआ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।